नमस्कार मित्रों। आज हम लोग मनोविज्ञान के कुछ प्रश्न पढ़ेंगे। सामान्य स्तर जनरल स्ट्रैटम 3 सामान्य बुद्धि जी कारक। तरल बुद्धि, ठोस बुद्धि, सामान्य स्मृति एवं अधिगम, विस्तृत दृष्टि प्रत्यक्षण, विस्तृत श्रवण प्रत्यक्षण, विस्तृत पुनः प्राप्ति क्षमता, विस्तृत संज्ञानात्मक तीव्रता, गति संसाधन प्रतिक्रिया, समय निगमन गति, संकीर्ण स्तर नारौ स्ट्रैटम, संज्ञानात्मक प्रगति कार्य। क्षमता के अध्ययन में व्यवहित संज्ञानात्मक प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक तथा प्रगति कार्य। बुद्धि लब्धि के मान तथा उनके अर्थ। बुद्धि लब्धि के मान तथा उनके अर्थ। बुद्धि लब्धि के मान वैल्यू ऑफ IQ, अर्थ मीनिंग 140 या इससे अधिक, 140 या इससे अधिक प्रतिभाशाली जीनियस, 120 से 139 तक अति श्रेष्ठ वेरी सुपेरियर, 110 से 119 तक श्रेष्ठ सुपेरियर, 90 से 109 तक सामान्य नॉर्मल, 88 से 89 तक मंद डल, 70 से 79 तक सीमांत मंद बुद्धि, बॉर्डरलाइन फीबल माइंडेड, 60 से लेकर के 69 तक मूढ़ बुद्धि मोरॉन, 20 से लेकर के 59 तक हीन बुद्धि इम्बेसियल, 20 या इससे कम बुद्धि जड़ बुद्धि इडियट। बालक का शब्द भंडार, विशिष्ट शब्दावली का रूप, शिष्टाचार से संबंधित शब्द भंडार, इटिक्विटर वोकैबुलरी, साधारण शब्द भंडार, भाषा या वाणी स्पीच डिफेक्ट्स, गुप्त सा शब्द भंडार सीक्रेट लैंग्वेज, अशिष्ट शब्द भंडार स्लैंग वोकैबुलरी, धन से संबंधित भंडार मनी वोकैबुलरी, रंगों से संबंधित भंडार कलर वोकैबुलरी, संख्याओं से संबंधित भंडार नंबर वोकैबुलरी, समय संबंधित शब्द टाइम वोकैबुलरी, वाक्य निर्माण सेंटेंस फॉर्मेशन, शुद्ध उच्चारण करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, शब्द अर्थ से संबंधित दोष, वाक्य निर्माण में दोष, उच्चारण में दोष, डिफेक्ट्स इन प्रोनाउंसिएशन, क्रियात्मक विकास के क्रम सेक्यूनेंस ऑफ मोटर डेवलपमेंट, 1 महीना, ठुड्डी उठाना, 1 महीने के जब बालक होते हैं तो वह ठुड्डी उठाते हैं, 2 महीने के जब होते हैं धर उठाना, 2 महीने धर उठाना चालू करता है, 3 महीने का जब होता है तब खिलौना पकड़ने की कोशिश करना, 3 महीने के जब बालक होता है तो खिलौना पकड़ने की कोशिश करता है, 4 महीने सहारा देकर बैठना, यदि आप सहारा देंगे तो बैठ जाएगा, 5वें महीना में गोद में बैठकर किसी खिलौना को पकड़ना, 5वें महीना में गोद में बैठकर किसी खिलौनों को पकड़ता है, 6वें महीना में ऊंची कुर्सी पर बैठकर झूलते खिलौनों को पकड़ना, 6ठे महीना में ऊंची कुर्सी पर बैठकर झूलते खिलौनों को पकड़ना, 7वें महीना में बिना सहारे को स्वयं बैठना, 7वें महीना में
बिना सहारे के स्वयं बैठना। 8वें महीना में सहारा देने पर खड़ा होना। 8वें महीना पर सहारा 8वें महीना में सहारा देने पर खड़ा होना। 9वें महीना में फर्नीचर पकड़कर खड़ा होना। 9वें महीना में फर्नीचर पकड़कर खड़ा होना। 10वें महीना में रेंगना। 10वें महीना में रेंगना। 11वें महीना में सहारा देने पर चलना। 11वें महीना में सहारा देने पर चलना। 12वें महीना में फर्नीचर या किसी चीज को पकड़कर चलना। 12वें महीना में बच्चा फर्नीचर या किसी चीज को पकड़कर चलता है। 13वें महीना में सीढ़ी चढ़ना। 13वें महीना में सीढ़ी चढ़ना। 14वें महीना में स्वयं खड़े हो जाना। 14वें महीना में क्या करता है बालक? स्वयं खड़ा होता है। 15वें महीना में स्वयं चलना। 15वें महीना में बालक स्वयं चलता है। लोभी प्रवृत्ति, एक्विजिटिव टेंडेंसी, बालकों द्वारा आकर्षक एवं प्रिय वस्तु चोरी करना। यौन अपराध, सेक्सुअल डेलिंक्वेंसी, समलिंगता विषमलिंगता, गंदे चित्र चित्रांकन करना, वेश्यावृत्ति एवं बलात्कार, भाग जाने की प्रवृत्ति, टेंडेंसी टू स्कैप, स्कूल या घर से कभी कभी भाग जाना, अपराधी व्यवहार के ये लक्षण हैं। आक्रामक प्रवृत्ति, एग्रेसिव टेंडेंसी, दूसरे बालक को तंग करना, स्कूल की संपत्ति नष्ट करना, क्रोध में छत से कूद जाना, जलसाजी, फोड़गेड़ी, स्कूल के शिक्षक के हस्ताक्षर की नकल करना, माता पिता के हस्ताक्षर की नकल कर बैंक से रुपया निकालना। गेगनी द्वारा प्रतिपादित समस्या समाधान श्रृंखला, सांकेतिक सीखना, उद्दीपन अनुक्रिया सीखना, सरल श्रृंखला का सीखना, शाब्दिक साहचर्य सीखना, विभेदीकरण सीखना, संप्रत्यय सीखना, नियम सीखना, समस्या समाधान सीखना। सीखने के सिद्धांत, उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत, स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी, क्लासिकी संज्ञानात्मक सिद्धांत, वादाइमर, कोहलर तथा कोपका, पियाजे, टालमेन इत्यादि। क्लासिकी संज्ञानात्मक सिद्धांत, वादाइमर, कोहलर तथा कोपका, पियाजे, टालमेन इत्यादि। आधुनिक संज्ञानात्मक सिद्धांत, उशूबेल, ब्रूनर, पेंडुरा, बॉल्स, भिंडारा इत्यादि। पुनर्बलन सिद्धांत, उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत के दो भेद होते हैं, पुनर्बलन सिद्धांत और पुनर्बलन सिद्धांत। अर्थात पुनर्बलन सिद्धांत को कहते हैं रेनफोर्समेंट थ्योरी और पुनर्बलन सिद्धांत को कहते हैं नॉन रेनफोर्समेंट थ्योरी। थार्नडाइक जो पुनर्बलन सिद्धांत हैं उनके प्रतिपादक गण हैं थार्नडाइक, स्किनर, पावलोव, हल तथा मिलर। और पुनर्बलन सिद्धांत के वाटसन, गथरी, एस्ट इत्यादि हैं। अधिगम में सहायक कारक, अधिगम जो हम कुछ समझते हैं उसमें सहायक कारण क्या क्या है। व्यक्तिगत कारक का पहले चर्चा करते हैं। बालक को सीखने की जिज्ञासा, बालकों की शैक्षिक पृष्ठभूमि, सीखने का समय तथा अवधि, परिपक्वता, शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य, सीखने वाले की अभिवृत्ति, बुद्धि, अधिगम प्रक्रिया, अनुशासन, शिक्षक की शिक्षण विधि। पर्यावरणीय कारक, वातावरण का प्रभाव, वंशानुक्रम, सामाजिक वंशक्रम का ज्ञान, व्यक्तित्व का विकास, परिवार का वातावरण, शिक्षा का अनौपचारिक साधन, सामाजिक एवं सांस्कृतिक पर्यावरण, कक्षा का भौतिक वातावरण, मनोवैज्ञानिक वातावरण। अधिगम की विशेषताएं, अधिगम की विशेषताएं, अधिगम व्यवहार में परिवर्तन है। अधिगम जो है वह व्यवहार में परिवर्तन है। दूसरा है अधिगम वातावरण के साथ समायोजन है। अधिगम वातावरण के साथ समायोजन है। अधिगम अनुभवों का संगठन है। अधिगम उद्देश्यपरक होता है। अधिगम क्या होता है? उद्देश्यपरक होता है। अधिगम क्रियाशील होता है। अधिगम क्या होता है? क्रियाशील होता है। अधिगम व्यक्तिगत व सामाजिक दोनों प्रकार के होता है। अधिगम क्या होता है? व्यक्तिगत भी होता है, सामाजिक दोनों प्रकार के होते हैं। अधिगम वातावरण के परिणाम स्वरूप होता है। अधिगम वातावरण के परिणाम स्वरूप होते हैं। अधिगम व्यक्ति के आचरण को प्रभावित करता है। प्रभावशाली अधिगम के घटक, फैक्टर्स ऑफ इफेक्टिव लर्निंग,
प्रभावशाली अधिगम से आशय अस्थायी एवं उपयोगी अनुक्रियाओं से है जो व्यक्ति को सफलता के शीर्ष पर पहुंचाती है। निम्नांकित घटक अधिगम को प्रभावशाली बनाती है। पहला है प्रत्यक्षात्मक, प्रत्ययात्मक, अभिवृत्त्यात्मक, संवेगात्मक, मौखिक, गामक, दृश्यात्मक, कौशल अधिग्रहण, अन्य परिस्थिति जन्य घटक, स्व अनुभव परक, प्रक्रियात्मक इत्यादि प्रभावशाली अधिगम के घटक हैं। फैक्टर्स ऑफ इफेक्टिव लर्निंग, अधिगम की विधियां, करके सीखने की विधि, निरीक्षण करके सीखने की विधि, परीक्षण करके सीखने की विधि, वाद विवाद विधि, अनुकरण विधि, प्रयास एवं त्रुटि विधि, वाचन विधि, पूर्ण विधि, अंश विधि, अंतराल विधि, सतत विधि। अधिगम की प्रकृति, अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की एक प्रक्रिया है। यह कौन कहा है? स्किनर साहब ने कहा है। व्यवहार के कारण व्यवहार में आया कोई भी परिवर्तन अधिगम है। यह कौन कहा है? गिलफोर्ड साहब ने कहा है। आदतों, ज्ञान तथा अभिवृत्तियों का अर्जन ही अधिगम है। यह कौन कहा है? क्रो एवं क्रो ने कहा है। नवीन ज्ञान तथा नवीन प्रतिक्रियाओं का अर्जन करने की प्रक्रिया, अधिगम करने की प्रक्रिया, ये कौन कहे हैं? वुडवर्थ साहब कहे हैं। पुनर्बलित अभ्यास के फलस्वरूप व्यवहार जन्य क्षमता में आने वाले अपेक्षाकृत अस्थायी प्रकृति का परिवर्तन अधिगम है। ये कौन कहे? किम्बले साहब ने कहे हैं। अधिगम की अभिव्यक्ति अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन के रूप में होते हैं। ये कौन के हैं? क्रोनबर्ग साहब के हैं। बाल अपराध का उपचार, मनोवैज्ञानिक विधियां, क्रीड़ा चिकित्सा, मनोअभिनय, मनोविश्लेषण विधि, वैज्ञानिक विधियां, प्रशिक्षण, बालबंदी गृह, इसमें 19 से 21 वर्ष तक के किशोर रखे जा सकते हैं। रिफॉर्मेटरी स्कूल, सुधार गृह, बोर्स्टल स्कूल, 16 से 21 वर्ष तक की आयु अपराधी रखे जाते हैं। सर्टिफाइड स्कूल, बाल सलाह केंद्र, किशोर न्यायालय, बाल अपराध का कारण, दूषित वातावरण, बाल अपराध रोकने में विद्यालय कैसे सक्षम है, योग्य अध्यापकों की नियुक्त करके, नैतिक शिक्षा देकर, स्वस्थ मनोरंजन देकर। बाल अपराध का उपचार किस विधि द्वारा होता है? मनोवैज्ञानिक और वैधानिक विधि द्वारा। बाल अपराधों के लक्षण है, बाल अपराधों के लक्षण क्या क्या है? उद्दंडता करना, चोरी करना, झूठ बोलना इत्यादि। बाल अपराध क्या है? बालकों द्वारा किए गए समाज विरोधी कार्यों या अपराधों को बाल अपराध या किशोर अपराध कहते हैं। बाल अपराधियों में कुछ विशेष बातें होती हैं। आवारागर्दी, दुर्व्यवहार, बुरे इरादे, शैतानी करना, चोरी करना, जुआ खेलना, मदिरा पान करना, झूठ बोलना, लड़ाई झगड़ा करना, सार्वजनिक वस्तुओं को नष्ट करना, दूसरों को चुनौती देने की प्रवृत्ति, अधिकारियों की आज्ञा न मानना, स्कूल भागना या अनुपस्थित रहना इत्यादि बाल अपराधी के लक्षण होते हैं। एक ह्यूगो महोदय हुए थे, वह बाल अपराधी के लक्षण में कहते हैं, वह जो एक स्कूल खोलता है, एक जेल बंद करता है। सृजनात्मक बालक कौन होते हैं? तो उसके लिए कह रहे हैं, सृजनात्मक बालक का अर्थ है, सृजनात्मक बालक के अंदर वह योग्यता होती है जो नए आविष्कार करने, समस्याओं का समाधान ढूंढने, नवीन परिस्थितियों में समायोजन करने और जीवन को सुखी बनाने में सहायता प्रदान करती हैं। व्यक्ति की इस मौलिक योग्यता ही सृजनात्मक कहा जाता है। दूसरे शब्दों में परंपरागत लीक से हटकर जब कोई व्यक्ति या बालक कार्य करता है तो उसे सृजनशील प्राणी कहा जाता है। सृजनात्मक बालक में निम्न विशेषताएं भी होती है: हठी होना, डरपोक होना, दृढ़ प्रतिज्ञ होना, अस्थिर स्वभाव वाला तथा निश्चल होना आदि। जो बालक नए एवं मौलिक विचारों, क्रियाओं, कल्पना, आविष्कारों की योग्यता रखता है को कहा जाता है सृजनात्मक बालक। सृजनात्मक व्यक्ति की 84 व्यक्तिगत विशेषताओं की एक सूची तैयार की थी टोरेंसन ने। ये प्रश्न बन सकता है कि 84 व्यक्तिगत विशेषताओं की एक सूची का तैयार कौन किया था, जो कि सृजनात्मक व्यक्ति के था? इसके लिए कह रहे हैं टोरेंसन ने किया था। प्रतिभाशाली बालक,
सामान्य बालकों से जन्म में से ही 1 पाउंड भारी एवं 3 बाई 2 इंच लंबे होते हैं। ये कौन के हैं? टर्मेन के अनुसार। टर्मेन के अनुसार क्या होता है? प्रतिभाशाली बालक सामान्य बालकों से जन्म से ही 1 पाउंड भारी एवं 3.2 इंच लंबे होते हैं। कुशाग्र बुद्धि अथवा प्रतिभाशाली बालक वह है जो निरंतर किसी भी उचित कार्य क्षेत्र में अपनी अद्भुत कार्य कुशलता तथा प्रवीणता का परिचय देता है। यह कथन है हैविंग हर्स्ट का। हैविंग हर्स्ट ने क्या कहा है? कुशाग्र बुद्धि अथवा प्रतिभाशाली बालक वह है जो निरंतर किसी भी उचित कार्य क्षेत्र में अपनी अद्भुत कार्य कुशलता तथा प्रवीणता का परिचय देता है। यह कथन है हैविंग हर्स्ट का। विशिष्ट बालक का संबंध है। विशिष्ट बालक का संबंध है बुद्धि स्तर से। टर्मन के अनुसार विशिष्ट बालक की विशेषता है बौद्धिक विकास। टर्मन के अनुसार विशिष्ट बालक की विशेषता है बौद्धिक विकास। विशिष्ट बालकों के अंतर्गत कौन कौन से बालक आते हैं? प्रतिभाशाली, पिछड़ा बालक, मंदबुद्धि बालक। विशिष्ट बालकों के अंतर्गत कौन कौन से बालक आते हैं? प्रतिभाशाली, पिछड़ा बालक, मंदबुद्धि बालक। प्रतिभाशाली बालक की विशेषता है सामान्य अध्ययन में रुचि। प्रतिभाशाली बालक की विशेषता है सामान्य अध्ययन में रुचि, जो अपनी योग्यताओं, क्षमताओं, व्यक्तित्व तथा व्यवहार संबंधी विशेषताओं की दृष्टि से अपनी आयु के अन्य औसत तथा सामान्य बालकों में बहुत भिन्न होते हैं, कहलाते हैं विशिष्ट बालक। जो अपनी योग्यताओं, क्षमताओं, व्यक्तित्व तथा व्यवहार संबंधी विशेषताओं की दृष्टि से अपनी आयु के अन्य औसत तथा सामान्य बालकों में बहुत भिन्न होते हैं, कहलाते हैं विशिष्ट बालक। प्रतिभाशाली बालक की विशेषता होती है अमूर्त चिंतन की अधिकता होना। प्रतिभाशाली बालक की विशेषता क्या होता है? अमूर्त चिंतन की विशेषता विशेष रहता है। जो बालक असामाजिक कार्य करते हैं ऐसे बालक किस श्रेणी में आते हैं? अपराधी बालक श्रेणी में आते हैं। सामान्य बालकों का व्यवहार होता है समाज द्वारा स्थापित मान्यताओं के अनुकूल। सामान्य बालकों का व्यवहार होता है समाज द्वारा स्थापित मान्यताओं के अनुकूल। अब मित्रों हम चलते हैं विशिष्ट बालक के बारे में पढ़ते हैं। एक्सेप्शनल चिल्ड्रेन। विशिष्ट बालक से तात्पर्य ऐसे बालक से होता है जो विकास के सभी पक्षों में सामान्य बालक से भिन्न हो तथा जिसके लिए विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है। वह बालक जो मानसिक, शारीरिक, सामाजिक और संवेगात्मक आदि विशेषताओं में औसत से विशिष्ट हो और यह विशिष्टता इस स्तर की हो कि इसे अपनी विकास क्षमता की उच्चतम सीमा तक पहुंचने के लिए विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता हो, असाधारण या विशिष्ट बालक कहलाते हैं। विशिष्ट बालक के प्रकार: बौद्धिक दृष्टि से प्रतिभाशाली, मंदबुद्धि; शैक्षिक दृष्टि से तीव्र बालक, पिछड़े बालक; शारीरिक दृष्टि से बहरे बालक, कम सुनने वाले बालक, अंधे बालक; दृष्टि दोष से युक्त बालक, वाणी दोष से युक्त विकलांग; समस्या दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से कुछ समायोजित बालक, संवेगात्मक असंतुलित, अपराधी बालक। विशिष्ट बालक होते हैं कुछ तीव्र बुद्धि के होते हैं, कुछ मंद बुद्धि के होते हैं, कुछ पिछड़े होते हैं, कुछ शारीरिक दोष से युक्त होते हैं। विशिष्ट बालक की बुद्धि लब्धि होती है 130 से अधिक या 90 से कम। कक्षा में पढ़ाई में पिछड़े हुए छात्रों के प्रति आपका दृष्टिकोण है उनके पिछड़ेपन के कारणों को ढूंढने में। यदि आपका अपनी निजी समस्या से ग्रसित हैं तब आप क्या उचित समझेंगे? अपनी समस्या अपने तक सीमित रखेंगे। आपकी कक्षा में कुछ छात्रों की दृष्टि कमजोर है और वे पढ़ने में भी कमजोर हैं। वे आपसे निवेदन करते हैं कि यह श्यामपट्ट पर देख नहीं पाते तो उन्हें आगे बैठने की अनुमति दे दी जाए। तो आप ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? उनकी इच्छा अनुसार उन्हें आगे बैठा देंगे जिससे वह श्यामपट्ट पर देख सकेगा। एक बालक की बुद्धि लब्धि 150 है तो वह बालक अति प्रतिभाशील बालक है। पिछड़े बालकों की शिक्षा के स्वरूप में कौन सी बातें सम्मिलित की जानी चाहिए? विशेष शिक्षण विधियों का प्रयोग, विद्यालय में विशिष्ट कक्षाओं की व्यवस्था, विशेष पाठ्यक्रम की व्यवस्था। मानसिक रूप से पिछड़े बालकों की विशेषता है संवेगात्मक रूप से अस्थिर, रुचियां सीमित होती है, निरंतर और व्यवस्था होना। पिछड़े बालक की समस्या है स्कूल संबंधी समस्या, संवेगात्मक समस्याएं, सामाजिक समस्याएं।
प्रतिभावान बालकों की पहचान किस प्रकार की जाती है? प्रतिभावान बालकों की पहचान किस प्रकार की जाती है? बुद्धि परीक्षा द्वारा, अभिरुचि परीक्षण द्वारा एवं उपलब्धि परीक्षण द्वारा। अपने अध्ययन के मध्यकाल में अपनी कक्षा कार्य को जो अपनी आयु के अनुसार एक कक्षा नीचे का करने में असमर्थ रहता है, कथन है वर्ट का। वंचित वर्ग के बालकों के अंतर्गत बालक आते हैं अंध, अपंग बालक, मंद बुद्धि, हकलाने वाले बालक, पूर्ण बधिर या आंशिक बधिर। मौलिकता का गुण पाया जाता है सृजनशील बालकों में। बालकों के समस्यात्मक व्यवहार कारण नहीं है मनोरंजन सुविधा। मानसिक विकास का परिणाम होता है बालक के द्वारा स्वानुभवों द्वारा लाभ प्राप्ति की योग्यता। पिछड़े बालक जो औसत बालकों के समान प्रगति नहीं कर सकता, उन्हें कहते हैं पिछड़ा बालक। जो अपने जीवन के मध्यकाल में लगभग 10.5 वर्ष तक आयु में अपनी कक्षा से नीचे की कक्षा का कार्य नहीं कर सकता, वह पिछड़ा बालक है। 70 से कम बुद्धि लब्धि वाले बालक होते हैं पिछड़े बालक। पिछड़ेपन का कारण हो सकती है मंद बुद्धि। इस प्रकार मित्रों, आज हम लोग नाना प्रकार के मनोविज्ञान से संबंधित प्रश्न पढ़े। इसी प्रकार प्रश्न देखने के लिए हमारे YouTube चैनल जो केशव नाथ नाम से है उसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। नमस्कार, धन्यवाद।